कि ऑयल एंड गैस की बात। सर, हमारी सरकार थी, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए गवर्नमेंट थी। बाहर से इंपोर्टेड क्रूड 77% आता था। आपकी सरकार में इंपोर्टेड क्रूड 89% हो गया है। ये क्यों हुआ है? हमारे पास ओएनजीसी है। बहुत मेहनत करके आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आई हुई सरकारों ने इसको ताकत दी और हमने हमारी भूमि से क्रूड निकालने के लिए पूरी मेहनत की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आई विल अगेन कोट, जो कुआं बनता है जहां से ऑयल और गैस निकलता है, उसके लिए टेक्निकली यह कहा गया है कि टू मेंटेन हेल्थ ऑफ दैट वेल, उस कुएं की हालत ठीक रखने के लिए ऑयल और गैस निकालते जाओ, उसके साथ उसे पानी और केमिकल से रिचार्ज करते जाओ ताकि और ज्यादा से ज्यादा ऑयल और गैस आपको मिलेगा। अब सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सरकार आने के बाद जो कुएं की हेल्थ के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए जो कुआं था उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो काम होना चाहिए उसमें भ्रष्टाचार हुआ। पानी की सड़ी हुई पाइपें, पानी गया नहीं, रिचार्ज हुआ नहीं, आपका ऑयल एंड गैस मिलता था वो कम हो गया और आपको इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा। सर, एक वक्त था गुजरात में जीएसपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सरकार का आमदनी देने वाला कमाऊ बेटा जीएसपीसी था। सर, एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा कि केजी बेसिन में मैं ऑयल और गैस ढूंढ लूंगा। सर, केजी बेसिन में 51 वेल की ऐसा कहा। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा मित्रों 20 टीसीएफ ऑयल एंड गैस मिल गया है, अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा, पानी नहीं पेट्रोल और डीजल आएगा। वीडियो है, मैं दिखाऊंगा। ये कहने के बाद मैं भी खुश था, मैं गुजराती हूं, अगर 20 टीसीएफ मेरे स्टेट में मिल गया मेरा स्टेट मालामाल हो जाएगा। मैंने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा साहब जहां तेल के भंडार है वहां पर भी 20 टीसीएफ माने 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस नहीं मिलता है। उन्होंने कहा आप एक ही अथॉरिटी है जो तय कर सकती है, सच कह सकती है, वो है डीजी हाइड्रोकार्बन। आई रोट टू डीजी हाइड्रोकार्बन, मैंने आरटीआई भी की कि कितना मिला गुजरात को। डीजी हाइड्रोकार्बन का जवाब आया कॉमर्शियली वायबल जीरो, जीरो, एक बूंद भी नहीं। और एक और कहा जाता है कि 20 टीसीएफ मिला। सर, कैग ने लिख के दिया 17,000 करोड़ मेरे गुजरात के उस केजी बेसिन में डाला, 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। और वही जीएसपी के कुएं, वही मुख्यमंत्री यहां आ गए तो वो सारा दे दिया ओएनजीसी को और जीएसपीसी का वो मरा हुआ। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री जी जवाब दे मुझे, मैं माफी मांगूंगा मैं गलत होगा तो, कि गुजरात से आपने वो केजी बेसिन के 51 वेल लिए, उसमें से कितना ऑयल और गैस निकल रहा है उसका फिगर दीजिए, क्योंकि कहीं कमेटी की बात तो मैं नहीं कर सकता। पीएससी में मैंने पूछा था, कुछ नहीं निकल रहा है। क्या ये इस तरह से सरकारें चलती है? सर जीडीपी की बात करते हैं। अब ये एक नया स्टैंडर्ड हो गया है कि अगर आप पहले वाले को नीचा दिखाना है, तो होता है ना एक लंबी लाइन होती है, कोशिश करो कि मैं उसके लंबी लाइन करूं, नहीं, वो पहले वाले की छोटी कर दूं ताकि मेरी लाइन लंबी दिखे। इस कंपटीशन में सर जीडीपी की सीरीज रिवाइज कर दी, माने जीडीपी की गिनती की जो सीरीज थी ना वो सीरीज ही बदल दी और जीडीपी बड़ा दिखाओ। सर, इनके ही एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर श्री अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कहा फ्रॉम 1 to 1.5% जीडीपी इज इन्फ्लेटेड। गलत तरीके से आप जीडीपी का रेशियो दिखाते हो और ये कहने वाला आप कहते हो विकसित भारत। सर, कहने से लफ्जों से कुछ नहीं होता है। मेरे देश में आज पर कैपिटा $3,000 है पर कैपिटा, और जिसे डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश है, वहां $14,500 पर कैपिटा है। कहां 3,000, कहां 14,500, और आप इसको ठीक करने की बजाय
सिर्फ अपनी पीठ पे अपनी शाबाशियां देते रहेंगे हम, तो सर इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। सर कभी कभी ये लफ्ज वित्त मंत्री जी करती है ट्रस्ट बेज, अरे ट्रस्ट बेज नहीं, त्रास्ती बेज है आपका टैक्स स्ट्रक्चर। ट्रस्ट बेज नहीं, त्रास्ती बेज है। लोगों को पूछिए, जाइए कि कितनी तरह से उसको परेशान किया जाता है, चाहे कस्टम हो चाहे जीएसटी हो, और उसकी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। सर जीएसटी में रिफंड लेने के लिए अभी मुंद्रा पोर्ट तो उसका एपिसेंटर है, पूरा नीम के पत्ते भरे हुए थे, उसके कंटेनर पकड़े के नीम के पत्ते क्यों, क्या जा रहा है, कूड़ा भरा था पूरा। बोले ये बिल्टी क्या थी कि हम टॉबे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इससे जो जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा वो कूड़ा वहां फेंक देंगे, और जीएसटी का बेनिफिट लेने के लिए और कोई अच्छा ऑफिसर आ गया तो उसने, मैं सर आई विल कंक्लूड इन 1 or 2 minutes। Okay. सर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, ये इन चीजों के ऊपर आपको देश में क्या हो रहा है और बाहर क्या है उसको अगर हम देखेंगे नहीं। सर टीसीएस राइट एंड एलआरएस, सर बाहर आप शादी करने जाओ, ग्रुप में जाओ तो 20% टैक्स था, वो कम करके इस फाइनेंस बिल में 2% लेके आया है। मेरा भारत महान, मेरे देश में अगर आपको स्नो चाहिए आप जाइए जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, आपको बर्फ वर्षा वहां पे मिलेगी। आपको अगर कहीं दरिया किनारा चाहिए, गुजरात से लेके पूरे भारत में आपको साउथ इंडिया में पूरा दरिया मिलेगा। आपको पहाड़ियां चाहिए, आपको रेगिस्तान चाहिए, आपको फॉरेस्ट चाहिए, जो चाहिए वो मेरे देश में है। अगर कोई पैसे वाले लोग शादी करने के लिए या ग्रुप में बाहर जा रहे हैं, उनके 20% से 2% करके आप मेरे राजस्थान का, मेरे गुजरात का, मेरे हिमाचल का, मेरे जम्मू कश्मीर का, मेरे साउथ का, केरला का वो टूरिज्म है, उसके ऊपर छुरी चलाने की कोशिश ये फाइनेंस बिल में हो रही है, और इसके लिए मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं आखिर में यही कहूंगा कि इस फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री जी ने देश के उन लोगों की चिंता नहीं की है कि जिनको जरूरत थी, उन लोगों की चिंता की गई है कि जिनको रियायत की कोई जरूरत नहीं थी। गोल्ड में अगर मैच्योरिटी नहीं होती है तो कौन बीच में से कौन तोड़ता है, वो इंसान होता है जो जरूरतमंद गरीब होता है, उनकी जरूरत आन पड़ी तो वो अगर बॉन्ड तोड़ता है तो उसको फायदा इस बिल में नहीं है।